नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमित सिंह आपका पुनः स्वागत करता हूं उड़ान द फ्लाई के इस ऑनलाइन माध्यम में। और हम लोग बीए तृतीय वर्ष की प्रथम प्रश्न पत्र के संदर्भ में बात कर रहे थे। और जैसा कि आप सभी को पता है, पूर्व के लेक्चर्स में हम लोग बात कर चुके हैं कि इस प्रश्न पत्र में हमें क्या पढ़ना है। हम लोग भारतीय संस्कृति के संदर्भ में बात कर रहे थे। भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। हमने देखा पूर्व में कि संस्कृति एवं सभ्यताएं क्या होती है। हमने देखा कि भारत की भौगोलिक दशा कैसी है। साथ साथ हमने ये भी देखा कि भारत में कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं, भारत का नामकरण कैसे हुआ। हमने भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में भी एक सामान्य परिचय ले लिया था। आज की क्लास में हम लोग पुनः भारतीय संस्कृति को फिर से विश्लेषित करने का कार्य करेंगे और देखेंगे कि इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। अक्सर ये दिमाग में प्रश्न उठता है कि भारतीय संस्कृति का मूल कहाँ से आता है। उसके संदर्भ में भी हम लोगों ने बात की थी कि भारत एक विशाल भूखंडों वाला देश है और इस विशाल भूखंड वाले देश में प्रारंभिक समय से लेकर के आज तक विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का अवसान होता रहा है। विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां यहाँ आती रही हैं। विभिन्न आंचलिक परिवेशों में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां यहाँ पर अस्तित्व में आई और वो संस्कृतियों का जो आज भी एक प्रतिरूप है वो हमें भारतीय संस्कृति के अंतर्गत देखने को मिलता है। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि भारत एक विभिन्न परिस्थिति तंत्रों वाला देश रहा है और इन विभिन्न परिस्थिति तंत्रों में आपको विभिन्न आंचलिक संस्कृतियाँ भी मिली है। और इन आंचलिक संस्कृतियों के जो प्रणेता रहे हैं, जो लोग रहे हैं, उनकी बोली, उनकी रहन सहन, उनका खान पान, उनका पहनावा एक विभिन्न प्रकार के विशिष्ट लक्षण को प्रतिपादित करता है। परंतु ये विभिन्न आंचलिक संस्कृतियाँ का जो सम्मिलित रूप है वो भारतीय संस्कृति के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। और यही अनेकता में एकता का जो कॉन्सेप्ट है भारतीय संस्कृति में, उसका मूल प्रदर्शन ये करता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग उसी भारतीय संस्कृति को पुनः विश्लेषित करने का कार्य करेंगे। तो सबसे पहले हम फिर उसी टॉपिक पर आएँ कि संस्कृति या सभ्यता क्या है। तो संस्कृति के संदर्भ में हमने बात की थी कि एक विशिष्ट परिस्थिति तंत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा एक विशिष्ट प्रकार का जो व्यवहार किया जाता है वही संस्कृति है। और संस्कृति जब अपने विकसित स्वरूप को प्राप्त करती है और उसका भौतिक पक्ष दिखाई पड़ने लगता है तो वह सभ्यता बन जाती है। हमने टॉयनबी और स्पेंगलर जैसे इतिहासकारों का भी संदर्भ लिया था, जहां टॉयनबी सभ्यता की बात करते हैं और स्पेंगलर संस्कृति की बात करते हैं। और स्पेंगलर का जहां मानना है कि हर सभ्यता की एक संस्कृति होती है और टॉयनबी का मानना है कि सभ्यताएं ही दिखाई पड़ती हैं, सभ्यताओं का ही अस्तित्व है। तो संस्कृति और सभ्यता, वर्तमान में तो ये जो संस्कृति और सभ्यता शब्द है ये सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। समानार्थी शब्दों के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, जहाँ सभ्यता का तात्पर्य मनुष्य की उपलब्धियों से है। कैसी उपलब्धियाँ? विजिबल उपलब्धियाँ, जो उपलब्धियाँ हमें दिखाई पड़ती है। और उपलब्धियों की गणना वर्तमान में हम कैसे करते हैं? उपलब्धियों की गणना हम करते हैं भौतिक स्वरूप से। और वो भौतिक स्वरूप क्या होता है? वो भौतिक स्वरूप होता है हमारे द्वारा कृत्रिम जो हम आवरण तैयार करते हैं वो। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारा वर्तमान भौतिक स्वरूप क्या है? हमारा वर्तमान भौतिक स्वरूप है बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, विभिन्न प्रकार के आभूषण, जिससे कि हमारी जीवन शैली और ज़्यादा लेविश और ज़्यादा विलासितापूर्ण और ज़्यादा सभ्य दिखाई पड़े। वर्तमान में एक और सभ्यता का पैमाना बन चुका है, वो है अंग्रेजी भाषा का अत्यधिक प्रयोग। अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को भी लोग सभ्यता से जोड़ करके देख लेते हैं। तो धीरे धीरे सभ्यताओं के मानक बदलते चले जा रहे हैं वर्तमान स्वरूप में। और ये स्वरूप हमेशा बदलता रहेगा। जैसे जैसे समय परिवर्तित होता जाएगा, जैसे जैसे समय की मांग में विभिन्न चीज़ें आती रहेंगी, जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी होती रहेगी, वैसे वैसे सभ्यता के पैमाने भी बदलते चले जाएंगे, उनका प्रतिरूप बदलता चला जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सभ्यता का एक स्टैंडर्डाइजेशन भी हमें दिखाई पड़ता है। और वो स्टैंडर्डाइजेशन है एक सहीकरण वाली आबादी और उसका एक भौतिक स्वरूप। और भौतिक स्वरूप जैसे हम एक और उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, हमारा शरीर बेसिकली आप देखेंगे तो शरीर की जो बनावट है उसमें बचपन से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक परिवर्तन होता दिखाई पड़ेगा। और ये परिवर्तन कहीं ना कहीं एक संस्कृत सभ्यता के तौर पे दिखाई पड़ता है।
वहीं इस शरीर की जो दूसरा पक्ष है वो है आत्मा। उस आत्मा में जो परिवर्तन है वो परिवर्तन देखा नहीं जा सकता और वो परिवर्तन बहुत सूक्ष्म है और वही इसका आध्यात्मिक पक्ष भी है। तो एक तरीके से संस्कृति आध्यात्मिकता को लेते हुए, बौद्धिकता को लेते हुए अपने आप में समाहित करके चलती है, वहीं सभ्यता भौतिक स्वरूप का प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ती है। वैसे तो सभ्यता के संदर्भ में इतिहासकारों ने विभिन्न रचनाओं में, विभिन्न बातों में इसका वर्णन किया है और भारत के परिप्रेक्ष्य में सभ्यता के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत में 1784 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जब गठन हुआ, सर विलियम जोन्स यहाँ पर उन्होंने इसका गठन किया और भारत में इतिहास लेखन का दौर प्रारंभ हुआ। जब भारत में वो ब्रिटिश उपनिवेशिक काल था, उस दौर में सभ्यता को डिफ़ाइन किया जाने लगा और जब सभ्यता को डिफ़ाइन किया जाने लगा तो अंग्रेज़ों ने भारतीयों को ये कहना प्रारंभ किया कि भारतीय सभ्य नहीं थे और उसका एक बहुत प्रमुख कारण था क्योंकि भारत में ऐसी कोई शहरीकरण की अवस्था दिखाई नहीं पड़ रही थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने शहरीकरण को या अपने रहन सहन को ही सभ्यता से जोड़ करके प्रदर्शित कर दिया था और उसी को लोगों पर थोपने का कार्य किया था। और उन्होंने कहा कि जैसा कि हम बिहेवियर करते हैं, जैसा हमारा व्यवहार है, वही सभ्यता है और बहुत लंबे समय तक उसी को फॉलो किया जाता रहा है और आज भी हमारा जो एलीट वर्ग है जो समानता उसी तरीके का बिहेव करने का प्रयास करता है। तो जब इस बात की पुष्टि हुई कि भारत में ऐसी कोई प्राचीन शहरीकरण की अवस्था नहीं दिखाई पड़ती, उसके बाद अंग्रेज़ों ने भारत को ये कहना, या ब्रिटिश उपनिवेशिक इतिहासकारों ने ये कहना प्रारंभ कर दिया कि भारत में कोई सभ्यता विद्यमान नहीं थी। लेकिन उनका ये भ्रम 1921 में जाकर के टूट गया जब दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नामक पुरा स्थल की खोज की गई और उसके बाद रैखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदाड़ो शहर की खोज की गई और इन दोनों महानगरों ने स्थापित कर दिया कि भारत में एक विशाल भूभाग में एक बहुत बड़ी शहरी सभ्यता और एक बहुत उत्कृष्ट शहरी सभ्यता विद्यमान थी। प्रारंभ में अंग्रेज़ों ने उसके उत्कर्ष को या उसकी प्राप्ति के पीछे कहीं ना कहीं यूरोपीय या पश्चिमी सभ्यता को उत्तरदायी माना, लेकिन धीरे धीरे जब अध्ययन का दौर आगे बढ़ा तो इस बात की पुष्टि हो गई और वर्तमान में इस बात को स्वतः माना जाता है कि सिंधु सभ्यता का जो उत्कर्ष है, सिंधु सभ्यता की जो उत्पत्ति है, वो यहीं की आंचलिक ग्रामीण परिवेशीय संस्कृतियों के द्वारा हुई है और यही ग्रामीण संस्कृति सभ्यता को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। तो ऐसी ही ग्रामीण संस्कृतियां भारत में प्रारंभिक दौर से, चाहे वो आदिम काल का दौर हो, आदिम व्यवस्था का दौर हो, प्रागैतिहासिक दौर हो, मानव जीवन के प्रारंभिक दौर हो, जहाँ पर मानव ने व्यवहार करना सीखा, चाहे वो व्यवहार जेनेटिक माध्यम से प्राप्त हुआ हो, चाहे वो व्यवहार समाज से सीख के प्राप्त हुआ, जिसे हम लर्नड बिहेवियर कहते हैं, उन दोनों व्यवहारों के माध्यम से उसने अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाया और वही व्यवहार आगे चल के संस्कृति को जन्म देते हैं और यही संस्कृति जब भौतिक स्वरूप को प्राप्त कर लेती है तो वो सभ्यता के रूप में दिखाई पड़ने लगती है। तो ऐसी ही संस्कृति और सभ्यता के संदर्भ में हमने अपने पूर्व के लेक्चरों में बात की थी। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसके बारे में आदिकाल से ये कहा जाता रहा है और ये हमेशा से गौरवपूर्ण संस्कृति के तौर पर दिखाई पड़ती रही है और ऋग्वेद में भी स्पष्ट इसका उल्लेख मिलता है कि सा संस्कृति प्रथिमा विश्ववरा, अर्थात आदि संस्कृति विश्वरा अथवा विश्व के कल्याण के लिए थी। ये जो संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति, इसका जन्म ही विश्व के कल्याण के लिए हुआ था और इसी कारण इस संस्कृति की प्रासंगिकता वर्तमान समय में भी बनी रही है और ये एक ऐसी संस्कृति रही है जो सभी धर्मों के लिए एक सामान्य सा व्यवहार करती रही है, सभी धर्मों को वैसा ही सद्भाव प्रदान करती रही है जैसा कि आज वर्तमान दौर में भी हो रहा है। धार्मिक सहिष्णुता जितनी कि इस भारतीय संस्कृति में दिखाई पड़ती है, शायद ही विश्व के किसी संस्कृति में ऐसा दिखाई पड़ता रहा हो। वासुदेव कुटुंबकम का जो सिद्धांत भारतीय संस्कृति में दिखाई पड़ता है, शायद ही कोई ऐसी संस्कृति विश्व की हो जिसमें वासुदेव कुटुंबकम का ये लक्षण दिखाई पड़ता रहा हो। इसीलिए ये गौरवमयी संस्कृति विश्व की विभिन्न संस्कृतियों में अपना एक विशेष स्थान रखती है।
तो आइए हम इसकी प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में एक बार पुनः बात कर लें। तो भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को जब हम देखने जाएंगे तो जो सबसे पहली और प्रमुख विशेषता इसके संदर्भ में दिखाई पड़ती है वह है इसकी प्राचीनता। ये संस्कृति विश्व की विभिन्न संस्कृतियों की तरह ही अपने प्राचीनता के स्वरूप को वह प्राप्त की हुई है। ये संस्कृति उतनी ही प्राचीन है जैसे विश्व के विभिन्न भागों में हुई संस्कृतियाँ। अक्सर ये डिबेट होती रहती है कि विश्व में मानव का उद्भव कब हुआ और कहाँ से हुआ, और ये बात ज़्यादातर लोगों का कहना है कि ज़्यादातर विद्वान ऐसा मानते हैं कि ओल्ड वाइगार जो कि तंजानिया अफ्रीका में है, वहाँ से मानव की उत्पत्ति होती है, मानव का उद्भव होता है और धीरे धीरे मानव की विभिन्न प्रजातियां विश्व के विभिन्न भागों में फैल जाती हैं। लेकिन भारत में भी इस आदिम प्रजाति के, इस आदिम उत्पत्ति के साक्ष्य 17 लाख ईसा पूर्व के आसपास दिखाई पड़ने लगते हैं और ये माना जाता है कि विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों जैसे कि मानव का उद्भव हुआ है, तो भारत में भी विश्व के विभिन्न भागों की तरह भारत में भी ये संस्कृति प्रारंभिक दौर से, अपने उसी प्रिमिटिव दौर से जहाँ पर मानव का विकास होता है, उसी दौर से दिखाई पड़ती है और इसकी प्राचीनता इसके विशिष्ट लक्षणों को प्रदर्शित करती है। साथ ही साथ जब तक भारत में सिंधु सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तो ये माना जाता था कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं हैं विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताएं रही हैं। लेकिन 1921 में जब सिंधु सभ्यता की जानकारी विश्व को होती है, उसके बाद विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में सिंधु सभ्यता का उल्लेख किया जाने लगता है और न सिर्फ प्राचीनतम बल्कि उत्कृष्ट सभ्यता के तौर पर इसे देखा जाने लगता है। और आज भी इस सभ्यता के लक्षण हमें कहीं ना कहीं दिखाई पड़ते हैं। यूनान और रोम अक्सर, क्योंकि भारत में जब इस सभ्यता और संस्कृति और इतिहास लेखन का दौर चल रहा था तो ज़्यादातर इतिहासकार ऐसा मानते थे, ओरिएंटलिस्ट जो हिस्ट्री राइटर्स थे वो ऐसा मानते थे कि यूनान और रोम जो है प्राचीनतम सभ्यताएं हैं। लेकिन जब मिस्र और मेसोपोटामिया की खोज हुई तो मिस्र और मेसोपोटामिया को प्राचीनतम माना जाने लगा। लेकिन बाद में 1921 में जब सिंधु सभ्यता की जानकारी हुई तो सिंधु सभ्यता को प्राचीनतम सभ्यताओं में शामिल कर लिया गया। तो यह इसकी प्राचीनता एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है भारतीय संस्कृति का। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो है निरंतरता और चिरस्थायित्व। ये भारतीय संस्कृति विश्व की कुछ ऐसी संस्कृतियों में से है जो अपनी निरंतरता के लिए बहुत प्रमुख है, जबकि विश्व की ज़्यादातर संस्कृति एवं सभ्यताएं अपने प्राचीन स्वरूप पे लुप्त हो चुकी हैं। अब उनका प्राचीन स्वरूप वर्तमान में दिखाई नहीं पड़ता, जबकि भारतीय संस्कृति का स्वरूप उस आदिम काल से लेकर के आज तक भी भारतीय परंपराओं एवं संस्कृति में दिखाई पड़ता रहता है और इसीलिए इसकी निरंतरता इसकी एक बहुत प्रमुख विशेषता है। उदाहरण के तौर पे हम देखें तो मिस्र विश्व के विभिन्न भागों में बहुत सारी संस्कृति एवं सभ्यताओं का उदय हुआ, लेकिन वर्तमान में उन संस्कृति एवं सभ्यताओं के लक्षण वर्तमान उन स्थानों पर प्राप्त नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पे जिस जेरूसलम और बेथलहम का इलाके में ईसाई और यहूदी धर्म का जन्म हुआ था, आज उस ईसाई और यहूदी धर्म की शाखाएं वहाँ पर बहुत कम दिखाई पड़ती है। खासकर इज़राइल भर में वो समेट करके रह गए हैं और ईसाईयत का जो जन्म जिस स्थान पे हुआ था उस जगह की अपेक्षा रोम में, वेटिकन सिटी में उसका अस्तित्व दिखाई पड़ता है उस धर्म का। साथ ही साथ वो ईरान में जो पारसिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ था वो पारसिक सभ्यता वहाँ से लिप्त हो चुकी है। मिस्र में जो सभ्यता का उदय हुआ था वो सभ्यता के जो अंश है वो आज वर्तमान में वहाँ पे दिखाई नहीं पड़ते। वहीं इराक में मेसोपोटामिया सभ्यता का जो उदय हुआ था उसका वर्तमान स्वरूप आज उस इलाके में दिखाई नहीं पड़ता, इराक के उस क्षेत्र में। तो कहने का ये मतलब है कि प्राचीन संस्कृतियाँ एवं सभ्यताओं का जो लक्षण है वो विश्व की विभिन्न संस्कृतियों का में विभिन्न स्थानों पर जो उनका स्वरूप रहा है वो वर्तमान में दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर उसका प्राचीन स्वरूप वर्तमान संस्कृति में भी दिखाई पड़ता है। उदाहरण के तौर पर सिंधु सभ्यता के बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं, देवी देवताओं की पूजा है। इवन सिंधु सभ्यता क्या, हम अगर प्रिमिटिव एज में जाएं तो जहाँ से हमारी धार्मिक मान्यताओं का प्रारंभ हुआ है, अपर पैलेलिथिक काल, जहाँ पर मातृ देवी की एक हड्डी की बनी हुई मूर्ति प्राप्त होती है, उस दौर से
आज भी मातृ देवी की पूजा का प्रचलन हमें अपनी जनजातियों के माध्यम से दिखाई पड़ जाएगा। अगर आप एथनोग्राफिक पैडलर से अध्ययन करें, निर्जातीय पुरातत्व के आधार पर अध्ययन करें, तो आप देखेंगे ऐसी बहुत सारी जनजातियां जो कि अभी भारत के भूभागों में रह रही हैं, वो अभी भी मातृ देवी की पूजा का कार्य करती हैं। और ऐसी बहुत सारी प्राचीन परंपराएं हैं जो अभी भी यहाँ पर उसके रिचुअल्स को फॉलो किया जाता रहा है। साथ ही साथ इसकी आध्यात्मिकता भी एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। भारतीय संस्कृति की जो आध्यात्मिकता है एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, जहाँ विश्व की ज़्यादातर सभ्यताएं, संस्कृति एवं सभ्यताएं उसके भौतिक स्वरूप का प्रदर्शन करती हैं, वहीं भारतीय संस्कृति अपनी आध्यात्मिकता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और इस आध्यात्मिकता का जो पक्ष है वो हमें इसके विभिन्न चरणों में दिखाई पड़ता है। जैसे भारतीय समाज में पुरुषार्थ, जो कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के संदर्भ में बात करता है, उससे और मोक्ष की जो प्रक्रिया है उसको बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर दिखाया गया है। और जीवन की जितनी लीलाएं हैं वो ज़्यादातर मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। और अध्यात्म इस संस्कृति का एक बहुत विशेष पक्ष दिखाई पड़ता है। इसके साथ ग्रहणशीलता भी संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। और आप देखेंगे कि भारत एक ऐसा भूभाग रहा है जहां आदिकाल से लेकर के वर्तमान तक विभिन्न संस्कृति, विभिन्न प्रजातियों और विभिन्न धर्म और मान्यताओं को मानने वाले, विश्वासों को मानने वाले लोगों का प्रवेश होता रहा है। और उनके प्रवेश के साथ साथ उनके आपस में मेल जोल का भी यहाँ प्रदर्शन होता रहा है। और इतने सारे लोगों के प्रवेश के बाद, चाहे वो शक हो, कुषाण हो, यवन हो, बाद में इस्लामिक प्रवेश हो, उसके बाद ब्रिटिशों का प्रवेश हो और पारसियों का प्रवेश हो, बहुत सारे लोग भारत में विभिन्न समय में आते रहे हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति रही है जो इन सभी संस्कृतियों को आत्मसात करती रही है, इनको ग्रहण करती रही है, इनकी अच्छी चीज़ों को ले लेती रही है। और इसीलिए हम हिंदू संस्कृति या भारतीय संस्कृति के संदर्भ में कहते हैं कि दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ। ये जीवन जीने का एक तरीका है और जीवन जीने के तरीके में रूढ़वादिता नहीं होती और ना ही रूढ़वादिता इसमें दिखाई पड़ती है। इतनी कट्टरता इस संस्कृति में नहीं दिखाई पड़ती। और यही कारण है कि अगर आप किसी धर्म एवं संस्कृति में एक कट्टरता का प्रस्फुटन कर देंगे या रुकावट किसी चीज़ पे कर देंगे, तो अगर आप जल को रोकने का प्रयास करेंगे तो जल में सड़न होती रहती है। लेकिन भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन होता रहा, मॉडिफिकेशन होता रहा, और यही वजह है कि इसमें कभी सड़न की स्थिति नहीं आई है। और जैसा कि अक्सर टॉयनबी का मानना था कि सभ्यताओं में सड़न आ जाती है और सड़न के बाद सभ्यताओं का विनाश हो जाता है, तो वो सड़न की स्थिति भारतीय संस्कृति में कभी नहीं आई, क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों के आत्मसात, उनके साक्षात्कार से हमेशा इसमें कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन होता रहा, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग इस संस्कृति के प्रति आकर्षित होते रहे। और यही आकर्षण का कारण है कि आज भी भारतीय संस्कृति अपने प्राचीन स्वरूप को लेकर के विश्व के पटल पर विद्यमान है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि इसकी संस्कृति की प्रमुख विशेषता के तौर पे दिखाई पड़ता है, वो है इसकी समन्वयवादिता। भारतीय संस्कृति समन्वयवादी है। प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान तक, जहाँ ऋग्वैदिक काल में ऋषियों के मंतव्य, उनके गान, उनके स्रोतों का अभी भी वर्णन होता रहा है। भौतिक एवं आध्यात्मिक सुखों के बीच में समन्वय का वर्णन होता रहा है और विभिन्न धर्मों में, विभिन्न मान्यताओं के बीच में समन्वय होता रहा है। और ये जो समन्वयवादी स्थिति है, मध्यम मार्गी स्थिति है, ये हमेशा से भारतीय संस्कृति की एक विशेषता भी रही है। हमेशा से मध्यम मार्ग का प्रयोग इस संस्कृति में दिखाई पड़ता रहा है। और यही वजह है कि इतने सारे धर्मों के साथ होने के साथ, बौद्ध और जैन जैसे धर्मों को प्रश्रय देने के साथ साथ यहाँ पे हमेशा वो समन्वय बना रहा है कि कभी कोई भी ऐसी समस्या इस संस्कृति के संदर्भ में, इस सामाजिक परिवेश में दिखाई नहीं पड़ती। इसके साथ एक और चीज़ है जो कि यहाँ पर एक बहुत प्रमुख लक्षण के रूप में दिखाई पड़ती है भारतीय संस्कृति के, वो है धार्मिक सहिष्णुता, जिसके संदर्भ में हम लोग बात कर रहे थे। भारतीय संस्कृति हमेशा से इतनी खुलेपन की संस्कृति रही है, सभी धर्मों को सद्भावना से देखने का कार्य यहाँ पे किया गया, यहाँ इसमें वर्णन में प्राप्त होता है संस्कृति के। साथ ही साथ ये कहा गया है कि दूसरे धर्मों की कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए। इस संस्कृति में ऐसी बहुत सारी बातें हैं
जिसके वजह से ये भारतीय संस्कृति अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जैन धर्म में स्यादवाद शब्द भंगिमय और बौद्ध धर्म में भी जो कॉन्सेप्ट हैं वो सभी कॉन्सेप्ट इसकी धार्मिक सहिष्णुता का प्रदर्शन करती हैं। साथ साथ सम्राट अशोक के 12वें स्तंभ लेख में भी धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन हमें प्राप्त होता है। साथ ही साथ सभी धर्मों के कल्याण एवं संभाव की बात भी यहाँ पर दिखाई पड़ती है। सभी धर्मों को प्रश्रय देने की बात भी यहाँ पर दिखाई पड़ती है। सभी जगह के लोगों का सादर एवं सम्मान करने की स्थिति भी यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो ये भारतीय संस्कृति की एक बहुत प्रमुख विशेषता के तौर पर प्रदर्शित होती है। इसके बाद सर्वांगीणता भी भारतीय संस्कृति का एक बहुत प्रमुख लक्षण है। और जैसे कि सर्वांगीणता के संदर्भ में हम लोग अक्सर कहते हैं, और मैक्स मुलर का ये मानना था, अवधारणा थी कि भारतीय जो है वो भौतिक जीवन उनके लिए एक स्वप्न के भांति है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे विद्वानों ने बाद में इस पक्ष को काटने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि जहाँ एक तरफ भारतीय परलौकिक और आध्यात्मिकता की तरफ ध्यान देते थे, वहीं ऐसा नहीं है कि वो भौतिक पक्ष को ध्यान नहीं देते थे। और अगर वो भौतिक पक्ष को ध्यान ना दे रहे होते तो सिंधु सभ्यता जैसी उत्कृष्ट भौतिकवादी सभ्यता हमें प्राप्त ना होती। तो इसकी सर्वांगीणता भी बहुत प्रमुख दिखाई पड़ती है। अध्यात्म और परलौकिक तत्वों के संदर्भ में चर्चा करने के बावजूद ये हमेशा से अपने भौतिक पक्ष के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण रही है। साथ ही साथ सार्वभौमिकता के संदर्भ में भी बात होती है और ये माना जाता है कि भारतीय संस्कृति सार्वभौमिक संस्कृति है और विश्व के विभिन्न भागों में इस संस्कृति की अवधारणाएं, सभी भागों को साथ में लेकर के चलने की अवधारणाएं इस संस्कृति में दिखाई देती है। इसीलिए विश्व बंधुत्व और वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा इस भारतीय संस्कृति में दिखाई पड़ती है। और ये एक वाक्य भी है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सद्गमय, मृत्यु माँ अमृतगमय, अर्थात लोक कल्याण की भावना व्यक्त करते हुए सभी सुखी हों, विघ्न रहित हों, कल्याण का दर्शन करें तथा कोई दुख ही ना हो। ये अवधारणा हमें मुख्यतः दिखाई पड़ती है। साथ ही साथ हम सर्वे भंतु सुखानी, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणु प्रशंति, माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत् की भी अवधारणा से इस संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। तो ये कुछ प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा विभिन्नता में एकता भी इस संस्कृति की बहुत प्रमुख विशेषता है। और हम देखते हैं कि जैसा कि भारत एक विभिन्न भौगोलिक परिवेश का क्षेत्र है और इस भौगोलिक परिवेश के अतिरिक्त भी यहाँ पर हमें बहुत सारे भौगोलिक तंत्र होने के बावजूद भारतवर्ष एक दिखाई पड़ता है। भौगोलिक एकता यहाँ पर दिखाई पड़ती है और ये भौगोलिक एकता भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। और उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक का संपूर्ण भूभाग विभिन्न भौगोलिक परिस्थिति तंत्र होने के बावजूद एक जैसा दिखाई पड़ता है। विभिन्न नदियाँ एक दूसरे को जोड़ते हुए भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन करती है। विभिन्न पर्वतमालाएँ हैं, विभिन्न मैदानी क्षेत्र, पठार, इसके जो स्वरूप हैं वो भारतीय संस्कृति को एक रूपित करने का प्रदर्शन करते हैं। इसके साथ साथ इसकी राजनीतिक एकता विभिन्न कालों में विभिन्न राजवंशों ने भारत में राजनीतिक एकता को स्थापित करने का कार्य किया। जहां चंद्रगुप्त समुद्र ने विभिन्न स्थानों तक अपना साम्राज्य फैलाया, सम्राट अशोक ने भी भारत के विभिन्न भूभागों को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके संदर्भ में एक हम वर्तमान उदाहरण भी देना चाहेंगे। नेपोलियन ने इटली और जर्मनी के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसका एक बहुत प्रमुख कारण था कि उसने इटली और जर्मनी के समस्त भूभागों पर अपना अधिकार स्थापित करके वहाँ एक समान राजनीतिक व्यवस्था डेवलप कर दी थी। वैसा ही कुछ भारत के राजनीतिक एकता के संदर्भ में था कि विभिन्न कालों में यहाँ पर विभिन्न समय में जो राजवंश थे उन्होंने अपने साम्राज्य का जब विस्तार किया तो भारत के विभिन्न भूभागों में एक जैसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण कर दिया और वो एक जैसी राजनीतिक व्यवस्था भारतीय राजनीतिक एकता को स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ साथ सांस्कृतिक एकता का भी डेवलपमेंट हुआ। विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न धर्म के मानने वाले लोगों ने भारत के विभिन्न भूभागों पर का भ्रमण किया और भ्रमण करने के पश्चात, जैसे उदाहरण के तौर पर शंकराचार्य ने भारत के विभिन्न 4 प्रमुख स्थानों पर चारों दिशाओं में
शिव के मंदिरों का निर्माण करवाया, शैव शक्ति का एक केंद्र डेवलप किया, साथ ही साथ और भी विभिन्न विद्वान भारत के विभिन्न भूभागों पर घूमते रहे, भारतीय संस्कृति को एकीकृत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और प्राचीन काल से मथुरा, माया, काशी, अयोध्या, यह सब कुछ प्रमुख नगरियां दिखाई पड़ती है जो कि भारत को एकीकृत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने भारत की संस्कृति की कुछ परिभाषाएं हैं और साथ साथ इसकी विशेषता के संदर्भ में बात की। अगले लेक्चर में हम लोग सिंधु सभ्यता के संदर्भ में बात करेंगे कि उसकी संस्कृति कैसे थी, किस प्रकार का जीवन शैली थी। तो मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मैं उड़ान द फ्लाई के इस ऑनलाइन माध्यम से आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हूँ और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपके कमेंट हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम एक बेहतर जानकारी के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हों। आज के लिए धन्यवाद। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी।